हो जाएंगे। हाँ जी। अ, नजर आ रही है आपको? स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? स्क्रीन मैंने शेयर की है, बताएं नजर आ रही है? चलें ठीक है। ओके जी। पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? यानी कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? व्हेन प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम। अबव द इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्राइस फ्लोर होती है। ठीक हो गया? जब हम अबव द इक्विलिब्रियम होते हैं तो उसमें होता क्या है कि एक तो डाउनवर्ड प्रेशर होता है कि प्राइसेस कम होनी होती है क्योंकि कमोडिटी सरप्लस होती है। ए ऑप्शन, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी। नहीं, शॉर्टेज तो नहीं होती, सरप्लस होता है। द क्वांटिटी सप्लाई एक्सीड द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ये ठीक है, ये सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है। प्रेशर ऑन द कमोडिटी प्राइस इज डाउनवर्ड, यानी कि प्राइस डिक्लाइन होती है। देयर इज अ सरप्लस ऑफ कमोडिटी। हाँ जी, कमोडिटी सरप्लस होती है। तो ये बी सी डी ठीक है, ए गलत है। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डिटरमाइन मार्केट प्राइसेस। अच्छा, हमारे जहन में ये है कि जो मोनोपली के अंदर ना डिमांड का कोई रोल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जब भी प्राइसेस डिटरमाइंड होती हैं, बायर और सेलर्स की जो फोर्सेस हैं वो डिटरमाइंड करती हैं। अब मोनोपलिस्ट में ये होता है कि क्योंकि सेलर कम होते हैं तो इस वजह से वो प्राइस ज्यादा चार्ज कर लेता है, सप्लाई को कंट्रोल कर लेता है। ठीक हो गया? यानी कि सप्लाई को कम कर देता है, पर डिमांड तो होती है ना। तो जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो ही मार्केट के प्राइसेस डिटरमाइंड होगी ना। ये तो नहीं कि आपके पास मार्केट का अगर कोई और मार्केट स्ट्रक्चर है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सप्लाई या डिमांड अपना रोल प्ले करेंगी, ऐसा नहीं होता। कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर है वहां पर जो डिमांड एंड सप्लाई ही प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं। अब ये एक्सेस सप्लाई, और ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। ये देखिए नहीं, ये है मेरे पास सप्लाई, और ये मेरे पास डिमांड है जी। ठीक हो गया? ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। ये अगर हम इससे ऊपर चले जाए, ये इसको हम प्राइस फ्लोर बोलते होते हैं। ये जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था। ठीक हो गया? और जो नीचे वाला है इसे हम सीलिंग बोलते हैं। ये कंज्यूमर को बेनिफिट देती है सीलिंग, और जो फ्लोर है ये प्राइस सपोर्ट होती है, प्रोड्यूसर के लिए होती है। जब प्राइस सीलिंग करते हैं तो शॉर्टेज हो जाती है, और जब हम प्राइस फ्लोर करते हैं तो चीज क्या हो जाती है? सरप्लस हो जाती है। ठीक हो गया? तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने 2 या 3 एमसीक्यूज पूछे हुए हैं। ये देखें। एक्सेस सप्लाई इज द रिजल्ट। एक्सेस सप्लाई किस में होती है? प्राइस फ्लोर के अंदर। अभी मैंने बताया, क्योंकि जो प्राइस फ्लोर होती है वो अबव द इक्विलिब्रियम होती है, इसे प्राइस सपोर्ट भी कहते हैं हम। और ये प्रोड्यूसर को बेनिफिट्स देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सेट की जाती है। when the unit used to measure either when the units used to measure either axis or change elasticity of demand will। इसमें वो क्या कह रहा है कि जब आप इलास्टिसिटी को मैयर कर रहे हैं, ठीक हो गया, जब आप इलास्टिसिटी को मैयर कर रहे हैं, ये आप इलास्टिसिटी को मैयर कर रहे हैं। इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन प्राइस, प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर आप एक्सिस चेंज कर लेते हैं, ये प्राइस इधर है, क्वांटिटी, या प्राइस को इधर ले आते हैं, क्वांटिटी को इधर ले आते हैं, या यूनिट्स चेंज कर लेते हैं, इनके रुपीस को पाउंड में ले जाते हैं या रियाल में ले जाते हैं,
तो जो जवाब आना है इलास्टिसिटी का वही आएगा। एक्सिस चेंज करने से, यूनिट चेंज करने से इलास्टिसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैंने आपको इलास्टिसिटी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि इलास्टिसिटी यूनिट लेस भी होती है, उसका यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो ठीक है। इफेक्टिव प्राइस सीलिंग, अब वो फ्लोर का उल्टा आ गया। अब जो प्राइस सीलिंग होती है वो क्या होती है? बिलो द इक्विलिब्रियम होती है। ठीक हो गया? जब वो बिलो द इक्विलिब्रियम होती है इट मींस कि वहां पर जो चीज होती है वो शॉर्ट होती है। 6 MCQs व्हेन हार्वेस्ट आर बैड, यानी कि फसल बुरी हो गई जी। तो फसल बुरी हुई तो क्या होगा जी? ए, ये देखें, ये है मेरा डिमांड कर्व, और ये मेरा, सॉरी, ये सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व, और ये मेरा डिमांड कर्व है। ठीक हो गया? अब ये हार्वेस्टर बुरी हुई है। हार्वेस्टर बुरी होने का क्या मतलब है? कि सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। सप्लाई कम होने से क्या हुआ? प्राइसेस इंक्रीज हो गई। प्राइसेस इंक्रीज, टोटल रेवेन्यू का क्या फार्मूला है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक हो गया? अब ये जो चीजें होती हैं, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इनकी क्वांटिटी इतनी कम नहीं कर होती हमारी, पर शॉर्टेज होने की वजह से, क्योंकि हमने इन चीज़ों को डिमांड ही करना है, तो प्राइसेस ज़्यादा हाई हो जाती हैं। तो प्राइसेस ज़्यादा हाई होने की वजह से क्या क्या रिजल्ट्स निकलेंगे जी इसके? इसके रिजल्ट्स निकलेंगे, द सप्लाई ऑफ फर्म डिक्रीज। अभी मैंने आपको करके दिखाया कि सप्लाई ऑफ फर्म डिक्रीज हो गई। फार्म प्राइसेस राइज, जो फार्म की जो प्राइसेस है वो राइज कर गई सप्लाई करने की वजह से। और क्योंकि अब प्राइसेस इंक्रीज कर गई हैं तो अब इसके रेवेन्यू में भी क्या होगा? इजाफा होगा। तो ये ए बी सी तीनों ही ऑप्शंस ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। व्हेन हार्वेस्ट आर बेड, हार्वेस्ट आर बेड का मतलब क्या है? सप्लाई कम हो गई। ठीक हो गया पहला ऑप्शन। सप्लाई कम होने से प्राइसेस कम हो गई। ए बी भी ठीक है। ठीक है, अब एक एमसीक्यूज में दो तो नहीं ठीक हो सकते ना, तो इट मीन हमने ऑल ऑफ द अबव की तरफ ही जाना है। तो थर्ड, जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो रेवेन्यू भी इनके क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो हर पेपर के अंदर 3 या 4 एमसीक्यूज टेक्निकल होते हैं। when the supply of commodity increase without change in price, it is called। ठीक है, यानी कि सप्लाई के प्राइस, हमारी सप्लाई चेंज हुई है विदाउट प्राइसेस, इट मींस इसको हम क्या कहेंगे? राइज इन सप्लाई। ये मैंने बड़ी डिटेल से आपको पढ़ाया था। इफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1, द सप्लाई कर्व विल पास थ्रू ओरिजिन। अगर अब ओरिजिन से गुजर रहा है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 होती है। अगर एक्स एक्सिस में से गुजरेगा तो वो लेस देन 1 है। अगर वाई एक्सिस से गुजर रहा है तो वो ग्रेटर देन 1 होता है। इफ द फर्म मेक्स 100 यूनिट ऑफ गुड्स अवेलेबल एट द प्राइसेस पर यूनिट। अब हमें पता है कि अगर हमने इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करना है, या हमारे पास मार्जिनल चेंज और एवरेज चेंज हो, या फिर चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, प्राइस एंड क्वांटिटी हो, तो 4 इंग्रेडिएंट्स हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मगर इधर मसला क्या है? इधर जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं दी गई, सिर्फ क्वांटिटी दी गई है और प्राइस दी गई है, स्लोप नहीं दी गई। तो अब स्लोप शॉर्टेज है, सिर्फ एवरेज दिया हुआ है, मार्जिनल नहीं दिया हुआ। ठीक हो गया? मार्ज स्लोप क्या होती है? मार्जिनल। और ये चीजें क्या है? एवरेज है एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर। तो हम इस इंफॉर्मेशन से सप्लाई फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, तो इसका डी ऑप्शन होगा इनडिटर्मिनेट। ए डिक्रीज इन डिमांड कॉज द इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर डिमांड डिक्रीज हो जाए, ठीक हो गया, तो जाहिर सी बात है डिमांड में और प्राइस के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी? फॉल हो जाएंगी। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, तो इट मींस टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हो रही होगी? डिक्लाइन कर रही होगी। तो टोटल यूटिलिटीज डिक्लाइन, यानी कि हम थर्ड फेज में होंगे। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, the law that define the law that defines the demand curve to slope downward is known as law of diminishing। यानी कि हमने जब पढ़ा था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, उस वक्त मैंने आपको इसी से डिमांड कर्व ड्रॉ करके दिखाया था।
इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू ओरिजिन। कन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूशन तो है पर परफेक्ट नहीं है। जिस तरह के परफेक्ट में क्या था, लीनियर्स था। अगर आपकी कन्वेक्स 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 है या कनकेव है, ठीक हो गया, तो जो सब्स्टिट्यूशन है वो परफेक्ट नहीं है, वो इम्परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब ये होता है कि जितना आप गेन कर रहे हो या कांस्टेंट यूनिट में गेन कर रहे हो और कांस्टेंट यूनिट में सेक्रीफाई कर रहे हो, अगर गेन और सेक्रीफाई की रेशियो चेंज हो रही है, इट मीन जो सब्स्टिट्यूशन है वो परफेक्ट नहीं बल्कि इम्परफेक्ट है। डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी इज द बेसिस फॉर, यानी कि जो इसकी बेस है लॉ, ये जो डीएमयू लॉ है, ये किसकी बेस प्रोवाइड करता है? लॉ ऑफ डिमांड। ये पेपर हो भी चुका है। टोटल कंज्यूमर, ए कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिन यूटिलिटीज आर, यानी कि ये बात किसकी कर रहा है? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिन यूटिलिटी की। जब हमारी तमाम यूनिट्स जो हमने कंज्यूम किए हैं उनके लास्ट यूनिट की मार्जिन यूटिलिटी इक्वल हो जाए तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। प्राइस कंजम्पशन कर्व विद सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, मैंने ड्रा करके आपको दिखाया था कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ये मेरा ये इक्विलिब्रियम था, यहाँ पर वेट थी और यहाँ पर फर्ज करें हमारे पास राइस थे। अब हुआ क्या कि राइस सस्ते हो गए तो लोग राइस से ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है, राइस इधर आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे हम, तो ये क्या बनेगा हमारा? पी सी सी। तो इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व अगर नेगेटिव है तो इट मींस कि हमारे पास जो वो है, क्या कहते हैं उसे, स्लोप होगा पीसीसी का वो नेगेटिव होगा अगर सब्स्टिट्यूट से गुड है। टोटल कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू, मैंने जब कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ाया आपको तो ये सारे फार्मूले मैंने आपको करवाए थे कि टोटल यूटिलिटी में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए जाए तो वो टोटल कंज्यूमर सरप्लस बन जाता है। द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिन यूटिलिटी इज कॉल्ड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं उसे। व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीज, ठीक हो गया, कि प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज होती है तो मैंने शिफ्टिंग और रोटेशन में आपको फर्क बताया था कि रोटेट क्या होता है और शिफ्ट क्या होता है, ठीक हो गया। तो जो प्राइस ऑफ एक्स कम होगी ज्यादा होगी तो हमारी बजट लाइन रोटेट होगी। अब ये डिक्रीज हुई है तो ये आउटवर्ड या राइट वर्ड रोटेट करेगी। पेप्सी एंड कोका कोला आईसी कर्व विल बी, यानी कि दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो इनका जो आईसी कर्व है वो लीनियर होगा। अच्छा, ये जो 20 एमसीक्यूज थे बिल्कुल बेसिक्स थे, इसमें कोई भी इतने मुश्किल एमसीक्यूज नहीं थे। तो इस वजह से आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया, पर जो हम बाद में टेस्ट लेंगे उसमें थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें होंगी। अच्छा, अब जो ये जनरल नॉलेज है, ये जनरल नॉलेज है ज़्यादातर पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, क्योंकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर आता है उसमें 20% जनरल नॉलेज भी होता है। अच्छा, जनरल नॉलेज ये होता है कि 100% तो आप इसको कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके 100% मार्क्स आएंगे। अगर 20 में से आपके 10 आ जाए तो आप खुशकिस्मत हैं। अब इसमें ये इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको ये है कि अगर इस तरह के एमसीक्यूज आए, इसी में से कोई एमसीक्यूज आ जाए जो आपको आपने पढ़ा हुआ है या आपकी समातों से ये गुजरा हुआ है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको टिक करना। तो ये बेनिफिशियरी होगा आपके लिए अगर आप इसको कर लेते हैं। द डीपेस्ट प्लेस इन द इंडियन ओशन, अब हमारे पास 5 ओशन है। इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। इसमें जो सबसे गहरी जो प्लेस है ना उसको हम सोंडर ट्रेंच या जावा कहते हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक हो गया, आबशार की बात कर रहा है ये, सबसे वो कौन सी है? एंजल है ये। अब आपने देखना है कि एंजल है किधर। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा जिसे हम बहर कहते हैं वो पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक के बाद अटलांटिक है, अटलांटिक के बाद इंडियन है, ठीक हो गया, 5 ओशंस हैं। तो सबसे बड़ा है वो क्या है? पैसिफिक है। ये अक्सर पेपर में आ भी जाता है। अलेक्जेंडेरिया इज ए सी पोर्ट, ये अलेक्जेंडेरिया सी पोर्ट किधर है जी? ये इजिप्ट के अंदर है, मिस्र के अंदर है, ठीक है। डिक्सॉन इज ए सी पोर्ट, ये किधर है? ये मलाइशिया के अंदर है। यानी कि बताने का मकसद ये है कि यही सी पोर्ट्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा, और भी पूछी जा सकती हैं। जो ये है अब्बास पोर्ट, सी पोर्ट किधर है? ईरान के अंदर है, ठीक है। डिफरेंट सी पोर्ट्स के नाम भी आपको आने चाहिए। ये सिर्फ मैं आपको जनरल नॉलेज का टच दे रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। द बिगेस्ट बर्ड इज ऑस्ट्रिच, जिसे हम शुतुरमुर्ग कहते हैं।
कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ चाइना। ठीक है, ये मैंने रशिया लिखा हुआ था, ये डाउटेड था तो मैंने गूगल किया है। अगर आपको भी किसी एमसीक्यूज में प्रॉब्लम हो तो आप गूगल कर सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए। ऑर्निथोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ बर्ड्स। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ कुर्द इज लिविंग। ये एक एक कबीला है कह लें आप इसे, जो ये इराक में भी पाया जाता है और कुछ आबादी इसकी ईरान में भी है, पर इसके सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो टर्की में हैं। विच इज द थर्ड फाउंडर मेंबर ऑफ आरसीडी एक्सेप्ट ईरान एंड पाकिस्तान। तो जो फाउंडर मेंबर है वो पाकिस्तान, तुर्की और ईरान थे इसके। तो ये, हाँ, जो हमारे मैंने पेपर बनाया था, सिंपल सा पेपर था जी के, बस इसमें थोड़ा मुश्किल आप कह लें या आपने पढ़ा नहीं हुआ था, तो वो मैंने इसमें डाला है। बाकी ये पेपर कोई इतना मुश्किल नहीं था। जो 2 या 3 एमसीक्यूज थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ।